फंडामेंटल राइट में हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल 21। जी हाँ, ये जो आर्टिकल 21 है ये इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि आप इसको जब इस आर्टिकल के बारे में जब आप पूरी तरीके से समझेंगे तो आप इसको खुद समझ जाएंगे कि ये हमारे फंडामेंटल राइट में इस आर्टिकल को इतना इम्पॉर्टेंस क्यों दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है। हमारा आर्टिकल जो 21 है वो बात करता है हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को हमारे फंडामेंटल राइट में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की पूरी आज़ादी मिली है। कहने का मतलब व्यक्ति को अपनी स्वेच्छानुसार जीने का, इनफैक्ट मरने का, और इतने सारे उसको अधिकार इस आर्टिकल के अंदर दे दिए गए हैं कि जिसको कि हम कुल मिला के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कह सकते हैं। इस आर्टिकल को समझने के लिए बेसिकली 2 लीडिंग केस ऐसे थे जिसको कि जानने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमारा वो 2 लीडिंग केस क्या था। तो जिसमें हम पहले लीडिंग केस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अंत में इस वीडियो के हम जानेंगे कि इस हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 में कौन कौन से अधिकार आते हैं जिसको कि इस कैटेगरी में रखा गया है। तो जिसमें से सबसे पहला लीडिंग केस था वो हमारा केस है गोपालन का मामला। इसको हम गोपालन का मामला के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा 1950 में ये केस आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस आर्टिकल 21 के तहत जो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसके तहत केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर मनमाने तरीके से कोई कार्य करता है, कार्य करने का मतलब है कि किसी के राइट का वॉयलेशन करता है या उल्लंघन करता है, तो उसी के खिलाफ इसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। मतलब कोई किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई उसके राइट का वॉल्यूशन होता है तो उसके खिलाफ ये हमारा आर्टिकल 21 है वो सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब ये है कि हमारी जो संसद है या फिर जो हमारी विधानसभा है, अगर कोई ऐसा कानून बनाती है और वो कानून के सहारे वो हमारी इस आर्टिकल 21 को रोकती है तो उसके तहत हमें सुरक्षा नहीं प्राप्त है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि सरकार को अगर छोड़ दिया जाए, विधानमंडल या फिर संसद को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन करता है तो उसमें आपको संरक्षण प्राप्त होगा, उसमें आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर संसद या फिर सरकार के द्वारा अगर कोई नियम बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है जो कि आपके आर्टिकल 21 को रोकता है, कहीं ना कहीं उसको प्रतिबंधित करता है, तो ऐसे मामले में आपको संरक्षण नहीं प्राप्त है। ये हमारा गोपालन के मामले में ये हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। इसमें और बात अगर हम देखेंगे तो इसमें जो आर्टिकल 21 है, ये इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा है कि आर्टिकल 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो हमारा आर्टिकल 21 है, भारत का हमारा आर्टिकल 21 है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो अमेरिका में विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। मतलब जो हमारे यहाँ जो आर्टिकल 21 में जो प्रावधान किया गया है उसको हम क्या कहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और अमेरिका में क्या है, इसमें क्या है कि विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। हमारा जो ये आर्टिकल 21 है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आप अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें जो है, इसमें क्या कह रहा है कि हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, मतलब जो हमारे यहाँ जो आर्टिकल 21 का जो प्रावधान किया गया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसको विधि के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका क्या है, विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। जो विधि की जो विधिवत प्रक्रिया, मतलब जो अमेरिका में जो लॉ बनाया गया, जो कानून बनाया है, उसकी जो विधिवत प्रक्रिया है, जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उससे भिन्न है। कहने का मतलब ये हमारा आर्टिकल 21 है, ये इसको ये क्या अभिव्यक्त करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका में विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इसका समझाने का तरीका यही है कि हमारे जो देश में है इसका जो प्रावधान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, ये हमारे इंडिया में है। और तो अमेरिका में कैसा है, ठीक इसी का अपोजिट देखेंगे तो अमेरिका में क्या है, विधि की विधिवत प्रक्रिया इससे जो है भिन्न है। हमारा जो आर्टिकल 21 है ये भिन्न है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि किसी भी व्यक्ति जैसे कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसकी क्या कहते हैं, कानून की वैधता एवं व्यवस्था पर आक्रमण पर अकारण प्रश्न नहीं लगाए। इसमें उच्चतम न्यायालय का कहना यह था कि कोई भी व्यक्ति जो है कानून की वैधता
मतलब जो हमारे यहाँ जो लॉ बना दिया गया उसकी वैधता और व्यवस्था, जो उसकी जो व्यवस्था कर दी गई है उस पर अकारण प्रश्न नहीं उठा सकता, बिना किसी रीज़न के प्रश्न नहीं उठा सकता। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ये हमारा बेसिकली हमारा गोपालन के मामले में था। तो गोपालन के मामले में हमने क्या देखा, अगर हम शुरू से देखेंगे तो इसमें हमने ये देखा कि मनमानी कार्य प्रक्रिया के विरुद्ध हमें सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय मतलब सरकार के द्वारा अगर कोई नियम बनाया जाता है तो उसके खिलाफ हमें संरक्षण नहीं प्राप्त है। इसके अलावा क्या किया, इसमें अमेरिका और इस इंडिया की अगर तुलना करके देखें तो इसमें क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका में विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इसके अलावा क्या कहता है, कानून की वैधता और व्यवस्था पर कोई भी व्यक्ति अकारण प्रश्न नहीं उठा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की निजी एवं शारीरिक स्वतंत्रता से है। इसके अलावा इसके बाद जो अगला केस आता है वो हमारा केस आता है वो मेनका गांधी के केस में, जो कि हमारा 1978 के केस में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को ज्यों का त्यों ही पलट दिया। अब इसमें हम आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ था। इसमें इस केस की अगर हम बात करें तो इसमें अभी हम इससे पहले वाले केस में क्या देखे थे, उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी मतलब जो मनमानी केवल जो प्रक्रिया होती है उसी पे केवल हमको संरक्षण प्राप्त था, बल्कि जो विधानमंडलीय जो क्रिया होती है इस पर संरक्षण नहीं प्राप्त था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि अब व्यक्ति को मनमानी प्रक्रिया के साथ साथ विधानमंडलीय प्रक्रिया में भी उसको संरक्षण प्राप्त है। कहना के मतलब ये है कि सरकार को ये पावर नहीं है कि वो कोई ऐसा कानून बना सकती है और कानून बना के आपके फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 का वायलेशन कर सकती है, उसको ये अधिकार नहीं है। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो अपना जो जजमेंट था इसके पहले वाले केस में, गोपालन के केस में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में पलट दिया। तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है कि उचित एवं न्यायपूर्ण आधार पर ही रोका जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि आप किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 को केवल उचित एवं न्यायपूर्ण आधार यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी व्यक्ति के उस आर्टिकल को उस आधार पे ही रोक सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ न्याय हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी के वायलेशन हो रहा है। तो इसमें क्या था कि केवल उचित एवं न्याय आधार पर ही रोका जा सकता है। अब इसमें हमने बताया था कि क्या कि मनमानी प्रक्रिया पर ही नहीं बल्कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी इसमें संरक्षण प्राप्त था। ये सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जो जजमेंट था जो हमारा आर्टिकल जो हमारा 1978 के मेनका गांधी के केस में आया था। अब इसमें जो बात आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 21 का जो अगर आप दे दिया आपने किसी व्यक्ति को जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 का प्रावधान कर दिया तो मतलब समझ लीजिए उसको सब कुछ मिल गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात बहुत बड़ी ये कही थी कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई जनरल व्यक्ति है तो उसको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, रहने के लिए खाने के लिए सब व्यवस्था चाहिए। भाई जीवित तो जानवर भी रहते हैं लेकिन हम इंसानों की तुलना जानवरों से नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई इंसान है तो उसकी कुछ बेसिक नीड होंगी तो उसको पूरा करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो हमारे आर्टिकल 21 में उन सभी तत्वों को भी शामिल किया गया है कि जिससे किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास या फिर उसका जो उसकी बेसिक नीड है वो पूरी की जा सके। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसमें मानवीय सम्मान से जुड़ा यही है कि उसको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। उसको अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है, उसको की नीड पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो भी उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। तो उसमें मानवीय सम्मान और उससे पहलुओं पर ध्यान रखा जाएगा। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का कहना था 1978 के केस में। तो हमारा जो आर्टिकल 21 है ये बेसिकली हमारा बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने के हिसाब से अगर देखेंगे तो टोटल इसमें 25 से 30 इसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसको कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आधार में रखा गया है। इसमें आप देखेंगे कि इतने भी जितने भी हमारे स्लाइड पे जो हमारे चल रहे हैं तो जैसे इसमें क्या क्या आ गया है, जैसे मान लीजिए अगर हम बेसिक चीज़ की बात करें तो इसमें क्या आता है
कि जीवन जीने का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया है, 14 साल के कम उम्र के बच्चों को बेसिक मतलब जो कंपलसरी एजुकेशन होता है वो प्रोवाइड करने का हो गया, स्वच्छ जल का अधिकार हो गया, स्वच्छ वातावरण का अधिकार हो गया, हवा का अधिकार हो गया। मतलब ऐसे अधिकार अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 21 अगर हमें दे दिया जाए तो हमारे जीवन जीने के लिए पूरी तरीके से वो सफिशिएंट है। इसीलिए आर्टिकल 21 को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि ये कहा गया है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो किसी भी व्यक्ति के जीने का सबसे बड़ा साधन बन सकता है, क्योंकि उसमें वो सारे अधिकार दे दिए गए हैं आर्टिकल 21 में जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन की पूर्ति करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। तो कुल मिला के हमारे इतने जो सारे हमारे जो आर्टिकल हैं इतने जो हमारे अधिकार हैं ये हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आई होप कि दोस्तों आर्टिकल 21 के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ये जो केस था, जो हमने लीडिंग केस बताया 1950 और 1978 का केस था, इस केस का इम्पोर्टेंस हर जगह रहता है। इस केस को कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसी केस के आधार पर हम आर्टिकल 21 को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।